हेलो चैंपियन स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है डे 5 ऑफ 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज में, जिसमें हम CS एग्जीक्यूटिव और लॉ स्टूडेंट्स को होने वाले परेशानियों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनके समाधान बताते हैं। आज एक ऐसी समस्या के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो लगभग हर लॉ स्टूडेंट फेस करता है, और वो है कि सर सेक्शंस, केस लॉज एंड आर्टिकल्स कैसे याद रखें। आपके टोटल 5 से 6 लॉ सब्जेक्ट्स हैं। हर लॉ सब्जेक्ट में बहुत सारे एक्ट्स इन्वॉल्व हैं। उन एक्ट्स में ढेर सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, साथ ही साथ आपको केस लॉज भी दिए हैं। कैसे इन सेक्शंस और केस लॉज को याद रखें, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सवाल उठता है कि सेक्शंस, केस लॉज याद रखना क्यों ज़रूरी है, कोट करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब आप लॉ सब्जेक्ट के आंसर लिखते हैं तो उसमें अगर आप सेक्शंस और केस लॉज मेंशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक एडेड एडवांटेज, एक एज मिलता है ओवर योर अदर फेलो स्टूडेंट्स, जिससे कि आप एक एक्स्ट्रा मार्क गेन कर सकते हैं। जब आप सेक्शंस और केस लॉज कोट करते हैं तो एग्जामिनर के माइंड में आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा जाता है। सवाल उठता है कि सर केस लॉज याद कैसे करें। आइए जानते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी covered. The first one is why we forget case laws and sections. पहले तो ये जानें कि हम केस लॉ और सेक्शंस को याद क्यों नहीं रख पाते हैं। दूसरा, हम समझेंगे कि केस लॉ को कैसे याद रखें। तीसरा, हम समझेंगे कि आर्टिकल नंबर और सेक्शन नंबर को कैसे याद रखें। और चौथा, 3 स्टेप रिटेंशन फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, जिसकी मदद से आप ये सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। ये सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने पर्सनली अपने स्टूडेंट लाइफ में फॉलो किए हैं और उसके मदद से मुझे लॉ सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में मुझे एग्जम्पशन मिला है। तो आइए समझते हैं हाउ टू रिमेंबर सेक्शंस एंड केस लॉ। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई वी फॉरगेट केस लॉज एंड सेक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मूवी देखते हैं आपको मूवी के डायलॉग्स याद रह जाते हैं। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट के स्टैट्स भी आपको याद रह जाते हैं, बट जब लैंडमार्क केसेस की बात आती है, जैसे केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, तो ये सारे केस लॉज में आप उनके नाम भूल जाते हैं, कभी फैक्ट्स भूल जाते हैं। ये होता क्यों है? तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है लैक ऑफ कनेक्शन। देखिए, जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं आप उनका नाम पूछते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप उनका नाम भूल जाते हैं। फिर दोबारा मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, सॉरी सर मैं आपका नाम भूल गया, क्या आप फिर से बता सकते हैं? कारण क्या है, क्यों आप उसका नाम याद नहीं रख पाए? उत्तर है कि जब आप उस व्यक्ति से मिले तो उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी और उसके नाम के पीछे आप कनेक्शन नहीं बिठा पाए। अगर आप उसके नाम को किसी चीज़ से रिलेट कर दें, किसी चीज़ से कनेक्ट कर दें, तो आप बेहतर ढंग से उस व्यक्ति का नाम याद रख पाएंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम है चंद्रदेव, उसका नाम है बेटा चंद्रदेव। आप उस व्यक्ति से मिलते हैं और उस व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल शांत है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है, और आप उससे पूछते हैं भाई साहब आपका नाम क्या है? वो कहता है कि सर मेरा नाम है चंद्रदेव। अब आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ चंद्रदेव की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है। चंद्रदेव जो हैं वो वाइट दिखते हैं, बेहद शांत शीतल रहते हैं, और वैसे ही उस व्यक्ति का पर्सनालिटी है। नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मिलेंगे आप उसे भूल नहीं पाएंगे, उसके नाम को भूल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके नाम के साथ किसी चीज़ को कनेक्ट कर लिया। जब भी आप किसी चीज़ से कनेक्शन बिठाते हैं तो वो आपको बेहतर ढंग से याद रहता है। उदाहरण के तौर पर जब आप लिखते हैं केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का केस लॉ है, आप उसे याद नहीं रख पाते हैं। क्यों याद नहीं रख पाते हैं? क्योंकि ब्रेन सोचता है कि भाई ये केशव नंद भारती है कौन। आपको एक कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये पहला कारण है कि आप कनेक्शन नहीं बिठाते, इस वजह से याद नहीं रहता। दूसरा है पैसिव रीडिंग हैबिट। जब आप किसी चीज को बेहद बोरिंग तरीके से पढ़ते हैं, सिर्फ अंडरलाइन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपका माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जब आप किसी चीज़ को एक्टिवली पढ़ते हैं तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है। इसके बारे में
मैंने डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में रिवीजन टेक्निक्स में। आज हम आगे और डिटेल में समझेंगे। तीसरा कारण है कि कोई रिवीजन पैटर्न नहीं होता। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको याद रखना है तो आपको समय समय पे रिवीजन करना पड़ेगा। आप कोई रिवीजन नहीं करते हैं, एक बार पढ़ते हैं उसके बाद सीधा एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं, तो आप उसे याद नहीं रख पाएंगे। सो दीज आर द सम बेसिक रीजंस ऑफ फॉरगेटिंग। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू रिमेंबर द केस लॉ। पहले मैं इस सेक्शन में सिर्फ स्पेसिफिकली केस लॉज को कैसे याद रखते हैं इसके बारे में समझेंगे। देखिए, किसी भी केस लॉज को परमानेंटली याद रखना बड़ा आसान है, प्रोवाइडेड कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करें। कौन से ये टेक्निक्स हैं? सबसे पहला टेक्निक है स्टोरी मेथड। जब भी मैं केस लॉ पढ़ता था तो मैं उसे एक फैक्ट की तरह नहीं पढ़ता था, मैं उसे एक स्टोरी की तरह पढ़ता था। उदाहरण के तौर पे बड़ा फेमस केस है केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। इस केस में हुआ क्या था, एक मठ था, उस मठ के मठाधीश थे जिनका नाम था केशव नंद भारती। केरल सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत उनके मठ को अपने कब्जे में ले लिया। ये एक स्टोरी आपको पूरी तरीके से समझाती है केस क्या था, किस तरीके से इस केस में कैरेक्टर्स हुए, किन कैरेक्टर का क्या रोल था, किसने क्या किया और अंत में कोर्ट का जजमेंट क्या था, मतलब क्लाइमेक्स क्या था। अब आपको किस तरीके से यह याद रखना है, तो देखिए बेटा, जब भी केशव नंद भारती का केस आएगा तो आपको पहले यह समझना है कि केशव नंद भारती थे कौन, उन्होंने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से सरकार ने उनके ऊपर केस किया, या केशव नंद भारती ने सरकार के ऊपर केस किया। जब आप पूरी स्टोरी गढ़ लेते हैं तब आपको वो लंबे समय तक याद रहता है। यही कारण है कि आप मूवी को नहीं भूलते हैं लेकिन पढ़ाई की चीज़ों को भूल जाते हैं। सो व्हेन यू नीड टू रिमेंबर एनी केस लॉ, रीड इट लाइक अ स्टोरी। इमेजिन कीजिए कि उस स्टोरी में केशव नंद भारती का क्या कैरेक्टर था, वो किस तरीके से मठ में बैठे हुए थे, अचानक से सरकार का नोटिस आता है और कहता है कि आज से ये मठ हमारा है, सरकार की प्रॉपर्टी है। केशव नंद भारती बिल्कुल ही इमोशनली हिल जाते हैं और वो जाते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही है, इससे आप इमेजिन कीजिए। जब आप इमेजिन करते हैं, इसे हम कहते हैं विजुअल लिंकिंग टेक्निक। क्या कहते हैं बेटा? विजुअल लिंकिंग टेक्निक। मतलब ये कि हर एक केस के साथ आप एक विजुअल लिंक कीजिए, आप विजुअलाइज कीजिए। जब आप स्टोरी मेथड के माध्यम से फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, स्टोरी के फॉर्म में फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप इमेजिन करते जाइए। आप इमेजिन कीजिए कि केशव नंद भारती कौन थे, वो क्या कर रहे थे, जब सरकार का नोटिस आया तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है तो केशव नंद भारती और स्टेट ऑफ केरल दोनों अपने अपने पक्ष में क्या बातें कह रहे हैं, और फाइनली कोर्ट ने जब इन दोनों की बातें सुनी तो उन्होंने क्या जजमेंट दिया। ये जब आप पूरी तरीके से स्टोरी और विजुअल लिंकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, आपको केस लॉ के नाम ज्यादा समय तक याद रहेंगे, बेहतर ढंग से याद रहेंगे, कभी भी फैक्ट्स आप नहीं भूलेंगे। तीसरा है बेटा इमोशनल एंकर। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, जब किसी व्यक्ति से किसी की प्रॉपर्टी छीन ली जाए तो सोचिए कि वो इमोशनली कितना हर्ट होगा। इमोशनल एंकर जोड़िए। उदाहरण के तौर पे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस देखते हैं। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के लिए वापस चुन ली गई, लेकिन राजनारायण जो कि उनके अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया इंदिरा गांधी के ऊपर कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, इलेक्शंस को प्रभावित किया और इलेक्शन जीत गई। तो समझिए कि दोनों कितने इमोशनली आहत हुए होंगे। जब आप ये केस लॉ पढ़ रहे होंगे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, तो इमेजिन कीजिए कि पहले इंदिरा गांधी और राजनारायण दोनों इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं अपने अपने चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव प्रचार में। लेकिन जैसे ही रिजल्ट का दिन आता है, राजनारायण अचानक से बहुत दुखी हो जाते हैं, जबकि इंदिरा गांधी बहुत ही खुश हो जाती हैं। राजनारायण को पता चलता है कि भाई हमने जिस हिसाब से प्रचार किया, मेहनत किया, जनता का जो रिस्पॉन्स था उस हिसाब से तो जीतना राजनारायण को ही चाहिए था, तो फिर इंदिरा गांधी कैसे जीत गई? इसके बाद इंदिरा गांधी
खूब हंसी और उसने मजाक उड़ाया राजनारायण का कि मैंने अपने पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें हरा दिया है। ये बात राजनारायण को चुभ गई। कोर्ट जाता है राजनारायण और कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। और तब इंदिरा गांधी को जब कोर्ट का आदेश आता है, कोर्ट का नोटिस आता है, तो इंदिरा गांधी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, दुखी हो जाती है और झल्लाकर इमरजेंसी लगा देती है। अब आप सोचिए कि इसको आपने कैसे स्टोरी के फॉर्म में याद रखा, विजुअल लिंक किया और इमोशनल टच दिया कि इंदिरा गांधी के क्या इमोशन थे, राजनारायण के क्या इमोशन थे, किस तरीके से इन्होंने रिएक्ट किया होगा जब इनके पास सारी चीज़ें आई होंगी। आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, आप कभी भी केस लॉ को नहीं भूलेंगे, याद लंबे समय तक रहेगा और मज़ा भी आएगा। अगला है एक्रोनिम। देखिए एक्रोनिम जनरली हम किसी सब हेडिंग्स को, पॉइंट्स को याद रखने के लिए यूज़ करते हैं, बट आप चाहें तो केस लॉ को याद करने के लिए भी आप एक्रोनिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे केस लॉज हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बताते हैं। जैसे गोलकनाथ का केस है, केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। ये सारी चीज़ें जो है वो ये सारी चीज़ें बेसिक डॉक्ट्रिन को दर्शाती हैं। अब देखिए, जी फॉर गोलकनाथ, के फॉर केशव नंद भारती, आई फॉर इंदिरा गांधी। तो आप ये लिख सकते हैं दैट JKI बिल्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं, हु बिल्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, GKI, जी फॉर गोपालन, के फॉर केशव नंद भारती, आई फॉर इंदिरा गांधी। एक्रोनिम के माध्यम से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगला है फ्लैश कार्ड या स्टिकी नोट्स। ये मैंने कभी फॉलो नहीं किया, लेकिन हाँ मतलब स्टिकी नोट्स वगैरह तो अभी आ गया। मैं कैसे याद रखता था, जैसे ये हमारी नोटबुक है ना, तो ये मान लीजिए कंपनी लॉ, ये JIGL की नोटबुक है, सामने में मैं सारे चैप्टर्स का नोट्स बना रहा हूँ और पीछे जो है उसके मतलब कॉपी के पीछे मैं क्या करता था, 2 कॉलम बनाता था। पहला लिखता था केस का नाम और दूसरे कॉलम में लिखता था किस चीज़ से रिलेटेड वो केस लॉ है। और उसको लिखते टाइम मैं 2 बार पढ़ता था। उसके बाद फ्रीक्वेंटली जैसे ही मैंने वो कॉपी बंद की, मैं पीछे कॉपी का पलटता था, उसे फिर एक बार पढ़ता था। इस तरीके से जब बार बार आपके नज़रों में वो फ्लैश जाएगा, आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। जैसे जैसे आप बार बार उस चीज़ को देखते रहोगे, आपको वो चीज़ें याद होती चली जाएंगी। केस लॉस को इसी तरीके से मैंने याद रखा है और हर लॉ के सब्जेक्ट्स में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉज कोट किए हैं। अगला समझते हैं हाउ टू रिमेंबर आर्टिकल्स एंड सेक्शंस ऑफ द लॉ सब्जेक्ट। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल बहुत सारे हैं, दूसरे लॉज में सेक्शंस दिए हुए हैं। कंपनी लॉ जैसे सेक्शंस बहुत सारे हैं और इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको कोट करने ही हैं, स्पेशली इन कंपनी लॉ। बाकी आप एक्ट्स में करें ना करें, लेकिन कंपनी लॉ में ज़रूर आपको सेक्शंस कोट करने हैं। JIGL का पेपर आप जब लिख रहे हैं और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख रहे हैं, तो आर्टिकल्स भी आपको कोट करने ज़रूरी हैं। कैसे याद रखें, इसमें है सबसे पहला लॉजिक लिंकिंग मेथड। अब ये लॉजिक लिंकिंग मेथड क्या है बेटा, देखो किसी भी चीज़ के पीछे अगर आपको लॉजिक मिल जाए तो आप उसे बेहतर ढंग से याद रख सकते हो। अब जैसे समझिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपकी क्रिएटिविटी पे निर्भर करता है कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को। मैं पर्सनली अजीबो गरीब चीज़ें करता था याद रखने के लिए, मैं अजीबो गरीब स्टोरी बनाता था याद रखने के लिए। उदाहरण के तौर पे जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो आर्टिकल का नंबर क्या है, 14। मैंने किस तरीके से याद रखा, आर्टिकल 14 स्टैंड्स फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विच मीन्स 1 लॉ फॉर एवरीवन। क्या, 1 लॉ फॉर एवरीवन। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब 1 लॉ फॉर एवरीवन। यही तो है ना, कि एक लॉ सभी के लिए है, सभी के सभी लोग कानून के नज़र में बराबर हैं। आर्टिकल 1 लॉ फॉर एवरीवन। आर्टिकल 19 को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, 1 पर्सन 9 फ्रीडम्स, क्योंकि आर्टिकल 19 में फ्रीडम्स की बात कर रहे हैं, तो कैसे याद रखते हैं, 1 पर्सन 9 फ्रीडम्स। कुछ भी आप लॉजिक क्रिएट कीजिए याद करने के लिए। देखिएगा बेटा, आपको अतरंगी लगेगा
पढ़ते समय आप अपने आप को पागल भी समझेंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने शुरुआत में ही कहा है, लोग, दुनिया क्या सोचती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली आंसर क्या, अल्टीमेटली आउटकम क्या निकलता है, ये मैटर करता है। नेक्स्ट है चंकिंग बाय टॉपिक्स। क्या होता है इसका मतलब? जैसे आर्टिकल्स हैं ना, तो देखो कंपनी लॉ के चाहे सेक्शंस की बात करूं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स की बात करूं, ग्रुप बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो इनकॉर्पोरेशन के कुछ सेक्शंस दिए हैं, आप उनको एक ग्रुप बना लीजिए। दूसरा आपका फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स में कुछ आर्टिकल्स का ग्रुप बना हुआ है, उसको आप ग्रुप में पढ़िए, तो आप क्या करेंगे, बेहतर ढंग से उसे याद रख पाएंगे। जैसे एक अगला वीडियो में लेकर आने वाला हूं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आप उन्हें याद रख सकते हैं। मैं एक ऐसी खूबसूरत स्टोरी आपके सामने लेकर आऊंगा अगले वीडियो में, जिससे कि आप उन सारे आर्टिकल्स को कभी नहीं भूलेंगे। ना सिर्फ आर्टिकल नंबर, बल्कि वो आर्टिकल नंबर किस चीज से रिलेटेड है वो भी आपको याद होगा। मिलेंगे हम इस अगले वीडियो में उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। अगला है विजुअलाइजेशन चार्ट। देखिए विजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और धीरे धीरे वो चीज़ें होने लगती है जो हम सोचते हैं। विजुअलाइजेशन चार्ट के माध्यम से कैसे आप आर्टिकल और सेक्शन नंबर याद रख सकते हैं। जब भी आप किसी कलरफुल चीज़ को देखते हैं वो ज़्यादा समय तक याद रहती है एज़ कंपेयर टू ब्लैक एंड वाइट। इसीलिए जब आप हाइलाइटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए, जब आप नोट्स भी बना रहे हैं तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 सबको अलग अलग कलर से हाईलाइट कीजिए, सबको अलग अलग कलर से लिखिए। इससे क्या होगा कि आप अलग अलग कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका विजुअलाइजेशन बेहतर होगा और आप विजुअलाइज ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको सारे मेथड्स अप्लाई करने हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप वो कीजिए। मैंने कभी थर्ड वाला अप्लाई नहीं किया, मैंने सेकंड वाला भी कुछ टॉपिक्स पे अप्लाई किया, लेकिन फर्स्ट वाला जो है लॉजिक लिंकिंग मेथड, ये मैंने लगभग हर सेक्शन और हर आर्टिकल में अप्लाई किया है। ठीक है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा एक्टिव रिकॉल। रिवीजन सेशन में मैंने डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन किया था। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं उसके बाद आप उसे आंख बंद करके रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपको पढ़ा हुआ कितना याद रहता है। आप तुरंत कॉपी निकाल के फिर से अगर उसे पढ़ने लगेंगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। आपको लगेगा ज़रूर कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, लेकिन जब आप एक्चुअल में कॉपी बंद करके पढ़ेंगे तब आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि कितना दिमाग में घुसा है और कितना नहीं। पांचवा, टीच अदर्स। जितना आप दूसरों को पढ़ाएंगे आर्टिकल नंबर, सेक्शन नंबर, केस लॉज, आपको उतना याद रहेगा। ये मैंने ऑलरेडी रिवीजन सेशन में डिस्कस किया है। सिक्स्थ है स्पेस्ड रिवीजन पैटर्न। मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान 24 घंटे के अंदर पढ़े हुई चीज़ों का 70% हिस्सा भूल जाता है। इसलिए हमें पहला रिवीजन इंस्टेंट करना है, पढ़ने के तुरंत बाद। दूसरा रिवीजन 24 घंटे के अंदर करना है। तीसरा रिवीजन आप 7 दिन में करेंगे। चौथा रिवीजन आप 21 दिन में करेंगे। पांचवा रिवीजन अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप 1 महीना या 3 महीने में कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये 21 दिनों तक स्पेस्ड रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक। अगला और लास्ट है इस वीडियो का 3 स्टेप रिटेंशन फॉर्मूला। क्या है बेटा 3 स्टेप रिटेंशन फॉर्मूला? सबसे पहला है अंडरस्टैंड द लॉजिक। जैसे मैंने पूरे वीडियो में आपसे बात की कि आपको किसी भी चीज का लॉजिक समझना है, कि समझो क्या हुआ केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल में, समझो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ, कैसे मेनका गांधी का पासपोर्ट छीन लिया गया, क्यों पासपोर्ट छीन लिया गया, और फिर क्यों वो आर्टिकल अप्लाई हो रहा है, राइट, आर्टिकल 21। लॉजिक समझिए, स्टोरी समझिए, रटिए नहीं, रटेंगे तो कुछ याद नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे ज़्यादा समय तक चीज़ें याद इसलिए रह पाई क्योंकि मैंने लॉजिक से पढ़ा, स्टोरी के माध्यम से पढ़ा। जब मैं पढ़ता था और मेरे मार्क्स अच्छे आते थे तो फेलो स्टूडेंट्स ये समझते थे कि मैं रट्टू तोता हूँ, इस वजह से मुझे इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, बिजनेस में अच्छे मार्क्स आते हैं, लॉ में अच्छे मार्क्स आते हैं। रीज़न आज शायद वो वीडियो देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि मेरे उस याद रखने के क्या सीक्रेट थे जो मैंने उस समय शेयर नहीं किए, अब कर रहा हूँ। दूसरा है विजुअलाइज इट। जितनी भी चीज़ें आप इमेजिन करते हो, जितनी भी चीज़ें आप विजुअलाइज करते हो, वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप सिर्फ पढ़ रहे होते हो।
तीसरा और लास्ट है रिवाइज स्मार्टली यूजिंग साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स, जो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि कैसे रिवीजन करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है सारे वीडियोस का। आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक यहाँ पे मिल रहा है। आप इस 60 डे 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज़ के माध्यम से हर उस छोटी छोटी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं जो आप अब तक फेस करते आए हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को जब भी आप देखें, इस पूरे सीरीज़ के जितने भी वीडियोस हैं, जब आप उसे देखें, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा। छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, हर दिन एक एक चीज़ें इम्प्लीमेंट करते जाइए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। रिवीजन सीरीज़ के माध्यम से हमने आंसर राइटिंग सेशन शुरू कर दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिकोडिंग द डायरेक्टिव वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैसे आप क्वेश्चंस को पहले समझिए, क्वेश्चन की डिमांड को समझिए और फिर आंसर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब योर चैनल मैक्स स्टडीज़ बाय CS Mayank Agarwal so that you can get logical content on various law सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मैं अगली वीडियो आपकी समस्या और उसके समाधान पे बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।